अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा अब हम ग्रुप्स की कुछ एग्जांपल देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से सेट्स हैं जो ग्रुप कहलाएंगे और कौन कौन से सेट्स हैं जो ग्रुप नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिनमें से अगर कोई सेट इन चार प्रॉपर्टीज को कोई सेट सेटिस्फाई करता है तो वो सेट ग्रुप कहलाएगा। और अगर कोई ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी रखता है तो उस ग्रुप को हम अबेलियन ग्रुप कहते हैं। ठीक है ना, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जरा ग्रुप की। बेटा यहां पर हम एक सेट ले लेते हैं, इसका जिक्र करने लगे हैं, रूट्स ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी के फोर्थ रूट के जो रूट्स निकलते हैं वो बेटा चार निकलते हैं, 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा। मसलन जब बेटा हम यूनिटी के फोर्थ रूट को सॉल्व करते हैं तो जो रूट्स मिलते हैं हमें, आंसर जो x के आते हैं वो बेटा चार आते हैं, 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा। तो बेटा जरा इन रूट्स का हम एक सेट बना लेते हैं, ठीक है, और लेट करते हैं, इस सेट का नाम S है। और अब जरा बेटा हम चेक करेंगे कि ये जो सेट है ये ग्रुप है या नहीं। इसको हम चेक करेंगे कि ये ग्रुप है या नहीं। मतलब हमने इस सेट के लिए ये चारों प्रॉपर्टीज चेक कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। सबसे पहले कुलैयर प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, कुलैयर प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई से भी दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करो, आंसर इसी में आना चाहिए। अगर आंसर इसी सेट में से नहीं आ रहा तो कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अच्छा, यहां पर जरा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देख लो। सबसे पहले बेटा एडिशन के लिहाज से क्या मसला हो, वन एलिमेंट लिया, वन में हम वन ही ऐड कर देंगे तो आंसर 2 आएगा। 2 इस सेट में मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये सेट कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। पहली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो कि 1 में ऐड करो -1 तो आंसर मिलेगा 0। 0 इस सेट में मौजूद नहीं है। सो ये वाला सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, तो एडिशन के लिहाज से तो मामला ही खत्म हो गया, बिकॉज पहली प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं होती। तो हम बेटा इसको चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जहां पर मैंने ऑपरेटर कौन सा लिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, तो इस सेट को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं ये ग्रुप है या नहीं। सबसे पहले कुलैयर प्रॉपर्टी चेक करनी है। कुलैयर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप कोई से भी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, आंसर इसी में से आना चाहिए। करते हैं जरा, ये जो चारों एलिमेंट्स हैं एक दफा इनको यहां पर लिख ले और एक दफा यहां पर लिख ले, इसको कैले टेबल बोला जाता है। कैले टेबल बनाते हैं। जरा 1 को पहले चारों से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई किया 1 1 माइनस अयोटा से -1 से होगा तो -1 1 अयोटा से हो गया अयोटा। 1 को मल्टीप्लाई करें माइनस अयोटा के साथ तो आंसर माइनस अयोटा। अब जरा आप लोग गौर करें कि जितने भी आंसर आए हैं ये सारे के सारे आंसर, मतलब ये वाला आंसर, ये जितने भी आंसर आए हैं ये सारे के सारे आंसर इसी सेट में मौजूद है, मतलब ओके है, अभी तक ठीक है। आगे अब -1 को इन सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। -1 1 से हुआ -1 -1 से मल्टीप्लाई के +1 -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा, -1 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस अयोटा। अब यहां पर भी आप देख लो ये जितने भी आंसर आए हैं सारे के सारे आंसर इसी सेट में मौजूद है। ओके, मतलब ये सेट अभी तक क्लोज्ड है। आगे अब अयोटा को बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, अयोटा 1 से हो गया अयोटा, अयोटा -1 से हो गया माइनस अयोटा, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर, क्या होगा अयोटा स्क्वायर। और आपको याद होगा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1।
ठीक है, तो मतलब अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई के आंसर आया -1 और वो -1 बेटा इसी सेट में मौजूद है। ठीक हो गया, आप बल्कि अयोटा स्क्वायर खत्म कर दो, डायरेक्ट -1 लिख दो इसको। अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई कर अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। ठीक है, अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अयोटा माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा का स्क्वायर, यही आ जाएगा। अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो फिर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस का 1, मतलब माइनस अयोटा स्क्वायर का आंसर क्या आ रहा है 1। ठीक हो गया, तो बेटा अयोटा माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई कर माइनस अयोटा स्क्वायर और उसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक हो गया, अब माइनस अयोटा को जरा सबसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस अयोटा 1 से मल्टीप्लाई कर माइनस अयोटा -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस तो क्या आ जाएगा प्लस का अयोटा, माइनस अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस अयोटा स्क्वायर और माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, अभी आपको पता है। तो जब माइनस अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस अयोटा स्क्वायर और वो क्या हो जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर आएगा और वो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया प्लस अयोटा स्क्वायर, प्लस अयोटा स्क्वायर होगा और प्लस आपको पता है लिखने की जरूरत नहीं है, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, तो मतलब यहां पर आंसर आपको +1 मिल रहा है, यहां पर आंसर -1 मिल रहा है। अब आप ये देख सकते हो बेटा इजीली कैरे टेबल की मदद से कि जब हमने इन तमाम एलिमेंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके देखा, हर एलिमेंट को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके देखा, तो जो आंसर आ रहे हैं वो आंसर सारे के सारे इसी सेट में से आ रहे हैं, इस सेट से बाहर नहीं निकले आंसर। इसका मतलब बेटा ये सेट क्लोज्ड है। ठीक हो गया, मतलब इस सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। पहला काम तो हो गया, और आपको याद हो मैंने कहा था कि जो सेट क्लोज होता है क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है वो बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक हो गया, दूसरा मामला खुद ब खुद कवर हो गया। अब तीसरी वैल्यू की बात करते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एलिमेंट। हम किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की। तो बेटा मुझे बताओ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है, 1। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है और वो आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट में मौजूद है, इसका मतलब ये सेट आइडेंटिटी एलिमेंट भी रखता है। अब आगे लास्ट बात, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। इसके 4 एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। देखो हमने 4 एलिमेंट्स है, चारों एलिमेंट्स का देखना है कि इनवर्स किस सेट में मौजूद है या नहीं। अब आपको याद हो इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी बेटा, अगर हम किसी 2 एलिमेंट्स को ऑपरेट करें और आंसर में आइडेंटिटी आ जाए तो वो एक दूसरे के इनवर्स कहलाते थे। ठीक है, जहां पर बाइनरी ऑपरेटर कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन वाला, तो इधर हम बना देते हैं मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी क्या होती है 1। तो मतलब जब 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से 1 आया, अगर 1 आया, 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से अगर 1 आया तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे का क्या है, इनवर्स। अब बेटा देखिएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो आंसर भी क्या आ रहा है 1, इसका मतलब 1 का इनवर्स भी क्या है 1, क्योंकि 1 आइडेंटिटी था ना, आइडेंटिटी का इनवर्स भी आइडेंटिटी होता है। तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या पड़ा हुआ है सेट में, 1 पड़ा हुआ है। ठीक हो गया,
तो बेटा क्या हम लिखेंगे 1 multiplicative inverse of 1 is also 1. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 मतलब 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा इज आल्सो 1 1 ही होगा। ठीक हो गया, पहली बात होगी। दूसरा पहले एलिमेंट का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढ लिया जो किसी सेट में पड़ा हुआ। दूसरा एलिमेंट क्या है -1 -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना वो क्या होगा। देखो बेटा -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर में आइडेंटिटी आ जाए मतलब 1 आ जाए। देख दूसरा ये ठीक है, मतलब -1 को जब हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर में क्या मिला आइडेंटिटी मिला। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर में आइडेंटिटी मिला। इसका मतलब -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी क्या है -1। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 is also -1। ठीक है, मतलब -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी -1 है और वो इस सेट में मौजूद है। मतलब इसका इनवर्स भी इस सेट में मौजूद है, इसका इनवर्स भी इसी सेट में मौजूद है। ठीक हो गया। अब तीसरी बात करते हैं आयोटा की। अब देखते हैं आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। यहां से देखो आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर में आइडेंटिटी आए मतलब 1 आए। ये देखो आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर में क्या मिला 1 मिला। और 1 क्या है आइडेंटिटी। आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर में क्या मिला 1 और 1 क्या होता है आइडेंटिटी। इसका मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करने से आंसर में आइडेंटिटी आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है माइनस आयोटा। तो बेटा पता क्या चला, जब हमने देखो आयोटा को जब हमने मल्टीप्लाई करना है माइनस आयोटा के साथ तो आंसर में क्या आएगा 1 आएगा। कैसे आएगा मैंने आपको पहले बताया था। देखो आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस एज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो ये आंसर में क्या आ गया माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, तो बेटा देखो जब आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर में आइडेंटिटी आ गई। तो इसका मतलब आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर में क्या। ठीक हो गया। तो देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आयोटा इज माइनस आयोटा। ठीक है, मतलब इसका इनवर्स यही है, इसका इनवर्स यही है, इसका आयोटा का इनवर्स ये है जो कि इसी सेट में मौजूद है। ठीक हो गया। अब लास्ट एलिमेंट रह गया, वो लास्ट एलिमेंट क्या है माइनस आयोटा। इसका इनवर्स क्या होगा। बड़ी सिंपल सी चीज है बेटा, आयोटा का इनवर्स अगर माइनस आयोटा है तो बेटा माइनस आयोटा का इनवर्स भी आयोटा होगा। अगर वो उसका इनवर्स है तो वो इसका इनवर्स होगा। देखो बेटा देखो माइनस आयोटा की बात कर रहे हैं ना, तो माइनस आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे खुद बताओ। माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में क्या मिलेगा 1। माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आ रहा है 1 आ रहा है आइडेंटिटी। कैसे, अभी यहां मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करो आयोटा के साथ, माइनस आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर में क्या आ रहा है ये क्या आ जाएगा माइनस, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस एज इट इज आयोटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू। तो ये क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस का 1। तो बेटा जब माइनस
तो आंसर में आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? आयोटा। ठीक हो गया बेटा? माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा है जो कि इसी सेट में मौजूद है, और आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा वो भी इसी सेट में मौजूद है। -1 का इनवर्स -1 ही है, इसी सेट में मौजूद है। 1 का इनवर्स भी यही है। इसका मतलब कि हर एलिमेंट का इनवर्स इसी सेट में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि फोर्थ प्रॉपर्टी भी यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। ये वाला सेट फोर्थ प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये वाला सेट ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब ग्रुप तो पता लग गया। अब देखते हैं क्या ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं। अबेलियन ग्रुप क्या होता है कि आप ए को बी से मल्टीप्लाई करो या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करो तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, जैसे देख लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो या इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम। ठीक है ना? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आया? या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर यही आएगा। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर ये आया। या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो या इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर यही रहेगा, सेम रहेगा। इसी तरह बाकी भी देख सकते हो। ठीक है, तो हम इस तरह भी देख लेते हैं। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, और -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी -1, मतलब आंसर सेम आ रहा है। तो जैसे मर्जी मल्टीप्लिकेशन करो, यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। इसका मतलब ये सेट एस सिर्फ ग्रुप नहीं है, ये अबेलियन ग्रुप है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। सो ठीक हो गया? सेट एस क्या कहलाएगा? अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब जब हम यूनिटी का क्यूब रूट लेते हैं तो उस सूरत में जो x के आंसर निकलते हैं, रूट्स निकलते हैं बेटा, वो 3 निकलते हैं, एक 1, एक ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना? जब हम यूनिटी के क्यूब रूट्स लेते हैं तो 3 रूट्स आते हैं। ठीक है, एक रियल रूट होता है, 2 कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। अब बेटा ये हमने एक सेट बना लिया इन रूट्स का, इसका नाम एस रखा। अब चेक करते हैं क्या ये सेट ग्रुप है या नहीं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर ग्रुप हुआ तो फिर हम अबेलियन भी चेक कर लेंगे कि अबेलियन ग्रुप है या नहीं। ठीक है, एडिशन के लिहाज से चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 1 है, इसमें 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 इस सेट में मौजूद नहीं है तो क्लोज्ड नहीं होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखेगा। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। इन्हीं तमाम एलिमेंट्स को रो में भी लिख दिया, एक दफा कॉलम में लिख दिया। अब क्या करना है, इसको भी तीनों से मल्टीप्लाई करना, दूसरे को भी और इस तीसरे वाले को भी तीनों से मल्टीप्लाई करना। तो हमारे पास क्या आएगा? 1 1 से मल्टीप्लाई के 1, 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई के ओमेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई के ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, फिर ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई के ओमेगा, फिर ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई के ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई के ओमेगा क्यूब। ठीक हो गया? अब लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, ओमेगा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई के ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई के ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई के ओमेगा 4। अब बेटा जरा देखना, जब मैंने 1 को सबसे मल्टीप्लाई किया तो ये 3 आंसर आए। ये तीनों आंसर इस सेट में मौजूद है, मतलब अभी तक ओके है, ये सेट क्लोज है। जब हमने ओमेगा को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 आंसर आ गए।
ये भी सेट में मौजूद है, ओमेगा स्क्वायर भी मौजूद है, पर ओमेगा क्यूब जो है वो इस सेट में मौजूद नहीं है। लेकिन बेटा इन तीनों वैल्यूज के ना दो रिजल्ट भी हैं, ठीक है, जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं। एक रिजल्ट ये है कि इन तीनों वैल्यूज का सम जो होता है वो 0 होता है, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। दूसरा रिजल्ट ये है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ये हमने दोनों चीजें छोटी क्लास में पढ़ी है, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो ओमेगा क्यूब है ये एक्चुअली में क्या है, ये 1 है, ठीक हो गया। तो मतलब ये वाला आंसर भी सेट में पड़ा है, ये भी सेट में पड़ा है, और ये वाला आंसर भी इस सेट में मौजूद है। ओके है बेटा। सिमिलरली बेटा यहां पर देखो ये भी ओमेगा क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा 1। अब यहां पर क्या है, ओमेगा 4। जरा आप देखना ओमेगा 4 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा कितने हैं, ये 4 में से हम 3 अलग कर दे, 1 अलग कर दे, लिखा जा सकता है ऐसे। अब ये जो ओमेगा क्यूब है ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा। अब जब ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो मतलब ओमेगा 4 का आंसर क्या आ रहा है, ओमेगा। तो बेटा फिर हम यहां पर ओमेगा 4 के बजाय ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक हो क्या। अब ये वाला आंसर भी सेट में पड़ा है, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये सेट ऐसा है कि जब इन तमाम एलिमेंट्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा बेटा वो अगेन इसी सेट में से आएगा, इस सेट से बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये सेट क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहली प्रॉपर्टी तो ये सेट होल्ड कर रहा है। सेट एस इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी वाली बात होगी। अगर ये क्लोज है तो बेटा फिर एसोसिएटिव भी प्रॉपर्टी रखता है। कंफर्म। Set S also has associative property with respect to multiplication, मतलब क्लोज है तो ये प्रॉपर्टी रखता है तो एसोसिएटिव भी रखता है। पहली दोनों बातें ओके हो गई। तीसरी बात आइडेंटिटी एलिमेंट। अब मल्टीप्लिकेशन की लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1, वो इसमें मौजूद है। Set S has identity element यानी कि 1 with respect to multiplication, ठीक है ना। इस सेट में बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है, मतलब तीसरी बात भी ओके होगी। अब चौथी बात क्या है ग्रुप के लिए कि बेटा 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों का इनवर्स एलिमेंट भी इसी सेट में मौजूद होना चाहिए। इनवर्स एलिमेंट किसको बोलेंगे कि जब आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर में आइडेंटिटी आए, आइडेंटिटी मतलब 1 आए। सबसे पहले बेटा 1 जो क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका इनवर्स देखते हैं, मतलब कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर में आइडेंटिटी आ जाए। देखो बेटा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर में आइडेंटिटी आ, इसका मतलब 1 का इनवर्स भी
1 है। मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 इज आल्सो 1। ठीक है बेटा, आइडेंटिटी का इनवर्स भी आइडेंटिटी होता है, इसलिए 1 का इनवर्स भी 1 ही है। अच्छा, अब देखते हैं कि ओमेगा का इनवर्स क्या होगा। मतलब ओमेगा का इनवर्स ऐसी वैल्यू कि जिससे मैं ओमेगा को मल्टीप्लाई करूं और आंसर में क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, 1 आ जाए। देखो जरा, ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा था? ओमेगा को हमने जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर में क्या मिला, 1, आइडेंटिटी। देखो बेटा, जब हमने ओमेगा को मल्टीप्लाई करना है ओमेगा स्क्वायर के साथ तो आंसर में क्या आएगा, ये क्या बनेगा, ओमेगा क्यूब। और ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1। इसका मतलब जब ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर में 1, मतलब आइडेंटिटी आया, आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओमेगा स्क्वायर होगा, बिकॉज़ जब हम ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में आइडेंटिटी मतलब 1 आएगा। अच्छा, मुझे ये बताओ, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है, इसका इनवर्स ये है, तो बेटा फिर इसका इनवर्स क्या होगा? मतलब तीसरा एलिमेंट क्या रहेगा, ओमेगा स्क्वायर। इसका इनवर्स में ढूंढना है, तो बेटा ओमेगा, इसका इनवर्स क्या होगा, मुझे यकीनन ये ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या होगा, ओमेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो बेटा जरा ये देखो, 1 का इनवर्स 1 है, वो इस सेट में मौजूद है। ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है, वो भी बेटा इस सेट में मौजूद है। और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा है, वो भी इस सेट में मौजूद है। मतलब तीनों एलिमेंट्स के इनवर्स जो है वो भी इसी सेट में मौजूद है। मतलब ये सेट इनवर्स एलिमेंट रखता है, इस सेट में इनवर्स एलिमेंट की एग्जिस्टेंस मौजूद है। ठीक हो गया? तो मतलब चौथी प्रॉपर्टी भी ये सेट होल्ड कर रहा है। इट्स मींस कि ये सेट बेटा जी ग्रुप है। अब एबिलियन चेक करना है, तो बेटा आप क्लियर है क्या टेबल में? आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 आ रहा है। ठीक है ना? अब जरा देख रहा हूं, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करो तो आंसर में क्या मिला, ओमेगा। या फिर ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करो तब आंसर में क्या मिलेगा, ओमेगा। ठीक है, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तब क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर। या फिर ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो तब भी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना? तो मतलब जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो आंसर सेम रहेगा। आप यहां पर देख लो, 1 को ओमेगा से किया तो ओमेगा आंसर में आया, और ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आ रहा है, ओमेगा। दोबारा सुना, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर में क्या आया, ओमेगा। ये चीज ठीक है। अब देखो जरा, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ना पहले, अब हम ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर में क्या आ रहा है, ओमेगा। ठीक है, तो बेटा यार देख लो,
1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें या ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर बेटा जी सेम आ रहा है। इसी तरह बाकी चीजें भी आप देख सकते हो, क्या ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो या ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब इस सेट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो फिर हम कह सकते हैं कि सेट S इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। Set S also holds commutative property with respect to multiplication। ठीक है, ये जो सेट S है इसमें commutative property भी होल्ड करेगा with respect to multiplication। इसका मतलब सेट S क्या कहलाएगा, अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। ठीक हो गया, एंड पे आपने लिख देना हैंस सेट S इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक हो गया, तो बेटा चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा, आसान है, इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा तवज्जो करनी पड़ेगी। सेम यही जो आपको मैंने अभी एग्जांपल करवाई है बेटा, यही एग्जांपल एज अ क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.8 फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि आपका ये ALP में भी शामिल है, इंक्लूड है। वो एज इट इज यही है, इसी को आपने प्रूफ करना है। ठीक हो गया बेटा, नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा प्रूफ है, पर बड़ा ध्यान से समझने वाला है जरा, और इंपॉर्टेंट भी है। क्या है जी, रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ क्या है, इफ A एंड B आर टू एलिमेंट्स, A और B दो एलिमेंट्स है, किस सेट में से, सेट G में से है। ठीक है, G कोई सेट है बेटा, और इस सेट में से हमने दो एलिमेंट्स लिए। ठीक है, और ये G सेट कौन सा सेट है बेटा, ये सेट ग्रुप है। ये G सेट कौन सा है, ये सेट ग्रुप है। ठीक है, मतलब हमने ग्रुप सेट में से दो एलिमेंट्स। Then show that, हमने साबित ये करना है कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ए बी पूरे का इनवर्स किसके इक्वल होगा, दूसरी वैल्यू पहले, पहली वैल्यू बाद में। ठीक है, ये होल इनवर्स को जब अलग अलग करना है हमने, तो इन वैल्यूज की पोजीशन रिवर्स करनी है, ये बात ध्यान। अच्छा, अब जरा बेटा देखिएगा, हमने ये साबित करना है कि ये दोनों इक्वल है, और ये ए और बी लिए कहां से, हमने ये सेट जी में से लिया। सेट जी क्या था, ग्रुप था। ठीक हो गया, अब अगर ये सेट ग्रुप है, इसका मतलब ये सेट बेटा इन चारों प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। इन चारों प्रॉपर्टीज को क्या करता है, होल्ड करता है। अच्छा, अब हम प्रूफ इसका स्टार्ट कैसे करेंगे बेटा, ये जरा समझने वाला टेक्निकली है, थोड़ा इजी है बट थोड़ा टेक्निकली। देखो, हमने साबित करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करूं आइडेंटिटी से, तो कोई फर्क पड़ेगा? यकीनन नहीं पड़ेगा। आइडेंटिटी की हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना, आइडेंटिटी ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम किसी भी दूसरी वैल्यू के साथ ऑपरेट करें तो कोई फर्क ना पड़ेगा। ठीक हो गया, इसका मतलब ये आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब ये मल्टीप्लाई हो गया वैल्यू, ये उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यहां पर ए बी की पावर -1 है, उधर जाके ए बी की पावर +1 हो जाएगी। कैसे, देखो, यहां मल्टीप्लाई है, उधर आके क्या होगा, डिवाइड। इधर आके डिवाइड होगा, ये वैल्यू मल्टीप्लाई थी, इधर आके डिवाइड होगी। अब इस पूरी वैल्यू की पावर -1 है, तो ऊपर जाके इस पूरी वैल्यू की पावर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो मैं फिर यहीं पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, +1 और +1 आपको पता लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब देखो बेटा, हमने ये प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल है। इसके लिए हम किस रास्ते को चूज करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो, अगर हम ये साबित कर दें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आता है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए।
कैसे? क्योंकि बेटा अभी हमने साबित किया ना, अब इसको सॉल्व करके ये लाए ना, मतलब अगर ये आपस में इक्वल है तो फिर ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। ठीक है ना बेटा, दोबारा सुनो, इसको सॉल्व करके हम ये लाए, मतलब ये दोनों अगर इक्वल है तो फिर ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। ठीक हो गया? तो हमने इसका प्रूफ करने के लिए बेटा हमने ये वाला रास्ता सिलेक्ट करना है, इस रास्ते से चलना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं कि आइडेंटिटी आता है या नहीं। इस तरीके से हम चलेंगे हम बेटा, इन दोनों मतलब ये दो वैल्यूज हमने उठाई, यहां से स्टार्ट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे आंसर में आइडेंटिटी आता है या नहीं आता। ठीक है, अब ये चारों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 1 2 3 4, और एसोसिएटिव लॉ को याद हो क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ कहता है कि जब हम दो से ज्यादा वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किसको पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो किसको बाद में कर रहे हो, आप जैसे मर्जी मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहले आप दूसरी तीसरी को मल्टीप्लाई कर सकते हो, बाद में पहले को मल्टीप्लाई कर सकते हो, या आप जैसे मर्जी कर सकते हो। ठीक है ना? तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? a मल्टीप्लाई b, ये दोनों मल्टीप्लाई b इनवर्स मल्टीप्लाई a इनवर्स। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर इन दो को मल्टीप्लाई कर देते हो, इन दो को मल्टीप्लाई कर देते हो। मैं इनका ऑर्डर चेंज कर देता हूं, मैं क्या कर देता हूं? मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लगा। ये किस वजह से हमने ये प्रॉपर्टी यूज की? ये प्रॉपर्टी बेटा एसोसिएटिव लॉ है ना, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ कहता है कि जब हम दो से ज्यादा वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम जिसको मर्जी पहले जिसको मर्जी बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एसोसिएटिव लॉ यहां पर यूज क्यों कर रहे हैं? क्या हमें परमिशन है यूज करने की? यकीनन है बेटा। देखो ये दोनों एलिमेंट्स कहां से थे? ग्रुप में से थे, और ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, जो सेट ग्रुप होता है उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, दैट्स व्हाई हम यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जरा ये गौर करो, b को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके इनवर्स के साथ, b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके इनवर्स के साथ, तो बेटा देखो जब किसी वैल्यू को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट किया जाता है तो आंसर में क्या आता है? आइडेंटिटी। इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन याद है ना, जब किसी वैल्यू को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करते हैं तो आंसर में आइडेंटिटी आता है, तो मतलब b को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो आंसर में क्या मिलेगा? आइडेंटिटी। ठीक हो गया? तो बेटा जी ये क्या है? यहां पर आप लिख सकते हो एडिटिव इनवर्स एलिमेंट लिख सकते हो। अब बेटा ये क्या है? आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी की डेफिनेशन आपको होप सो याद होगी। आइडेंटिटी ऐसी वैल्यू को बोलते हैं जो किसी भी दूसरी वैल्यू के साथ ऑपरेट करें पर कोई फर्क ना पड़े, मतलब इसको आप इसके साथ ऑपरेट करो या इसको इसके साथ ऑपरेट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर ये लिखे या ना लिखे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना, ऑपरेट करेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वापस क्या आ जाएगा? ए, और साथ में क्या आ जाएगा? ए इनवर्स। रीजन क्या आ जाएगी? आइडेंटिटी एलिमेंट, बिकॉज़ ये आइडेंटिटी एलिमेंट था जो ऑपरेट हो गया कोई फर्क नहीं डाला। अच्छा नेक्स्ट देखिए जरा, ठीक है ना, ये तो एसिड आता जा रहा है ना, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर आ गया। अब बेटा बताओ ए को जब ए इनवर्स से हम ऑपरेट करेंगे, जब किसी वैल्यू को उसके इनवर्स से ऑपरेट किया जाता है तो आंसर में आइडेंटिटी मिलता है, इनवर्स की डेफिनेशन, आंसर में क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी। तो रीजन क्या है? इनवर्स एलिमेंट।
ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने इनवर्स एलिमेंट, बट आपने ऐसे लिखना, आपने बुरा लिखा। अब जरा यहां पर गौर करो बेटा, ये तो वही चीज बन गई जो यहां पर था, ठीक है ना। इन दोनों को ऑपरेट करने से आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है। अब इस पूरे की पावर क्या है, 1 है। जब ये वैल्यू इस तरफ आके डिवाइड होगी, फिर ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, -1। मतलब जैसे मैंने यहां पे समझाया था कि यहां से इधर आ सकता है, तो मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो वापस वो बनेगा, तो वो मैं डायरेक्ट यहां पे लिखूंगा। इस पूरे की पावर 1 है, इधर आके क्या हो जाएगी, पावर -1, मतलब डिवाइड होगा, और फिर जब डिवाइड वाली वैल्यू ऊपर आएगी तो पावर -1 होगी। ठीक है, तो यही बेटा हमने प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। तो लास्ट में बेटा ये ध्यान से थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ आएगा। छोटा सा प्रूफ है, इजी है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, समझने वाला है, ठीक है। और इसमें हमें कोई डिवाइड नहीं करना, कोई डिटेल नहीं, जस्ट इसके बाद डायरेक्ट आप ये अप्लाई। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 2.8 फर्स्ट ईयर, क्वेश्चन नंबर 6। बेटा ये 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2.8 एक्सरसाइज में से, ठीक है। और बोर्ड में भी आ रहा है। स्टेटमेंट क्या है इसके बारे में देखते हैं। इफ G इज अ ग्रुप, ठीक है, कोई सेट G है और वो सेट क्या है, ग्रुप है। इसका मतलब ये वही गिवन है, इफ के बाद जो लिखा था वो गिवन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट G है इन चारों प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। मतलब इस सेट के अंदर ये सेट जो है प्लेन प्रॉपर्टी भी रखता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रखता है, इस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है, और इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट का इनवर्स भी इस सेट में मौजूद है, ठीक है ना। ये सेट ग्रुप है, इसका मतलब ये सेट चारों प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। अच्छा आगे चलते हैं। ये सेट जी ग्रुप तो है, किस लिहाज से है, अंडर ऑपरेशन स्टार। ये स्टार कोई ऑपरेशन है, ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, जनरल कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। इस ऑपरेशन के लिहाज से जो सेट जी है ये क्या है, ग्रुप है, ठीक हो गया। आगे क्या कह रहा है, एंड ए बी बिलोंग्स टू जी। ए और बी कोई दो एलिमेंट्स हैं, किस सेट में से, ये सेट जी में से, और जी क्या था, ग्रुप था, ठीक है। सेट जी में से दो एलिमेंट्स हैं। आगे क्या कह रहा है, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस। बेटा ये दो इक्वेशंस दे दी गई है और हमने इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब ये इक्वेशंस क्या है, a स्टार x इज इक्वल टू b, दूसरी क्या है, x स्टार a इज इक्वल टू b। अब बेटा ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, इससे मुराद क्या है, इससे मुराद यह है बेटा कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल x है, इस इक्वेशन में जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो बेटा बड़ा इजी है और ध्यान से बस समझिएगा। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सेम कह लो 95% वही प्रोसीजर सेकंड इक्वेशन के लिए होगा। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जरा। यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और इस इक्वेशन में a और b दो एलिमेंट्स, ये दोनों के दोनों कहां से थे, ग्रुप G में से थे, ठीक हो गया। अच्छा अब जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है, मैं वो बात लिखने लगा, एज गिवन क्या गिवन था, G इज अ ग्रुप, G सेट जो है वो ग्रुप है। और ये बात गिवन थी ना कि जी ग्रुप है, और इसके अलावा क्या गिवन था कि ये जो सेट ए है, ये सेट ए कहां से था,
ये जो एलिमेंट ए है ये कहां से था, ये भी उसी ग्रुप में से था, तो यही बात लिखने लगो एंड ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ये जो एलिमेंट ए है ये बेटा ग्रुप में से है। अगर ये वाला एलिमेंट हम ग्रुप में से ले रहे हैं देन तो बेटा क्या इस एलिमेंट का इनवर्स भी इसी सेट जी में मौजूद नहीं होगा? यकीनन होगा। क्यों? क्योंकि बेटा जी ग्रुप है, इसका मतलब जी जो है वो चौथी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। मतलब सेट जी में से हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो बेटा उस एलिमेंट का इनवर्स भी जी सेट में मौजूद होगा, चौथी प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक हो क्या? अगर ए जी में से है तो ए इनवर्स भी जी में जरूर होगा। क्यों? क्योंकि बेटा जी सेट जी जो है वो क्या है, ग्रुप है। अच्छा, तो अब मैं क्या करने लगूं, मैं इस इक्वेशन 1 को इस एलिमेंट के साथ जो कि सेट जी में से लिया मैं ऑपरेट करने लगा हूं दोनों साइड्स पर, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। यहां पर अगर हम इसका नाम रख देते हैं 1 तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 बेटा इसकी लेफ्ट साइड को खुद से ऑपरेट करूंगा मैं इनवर्स एलिमेंट के साथ। जब लेफ्ट साइड को ऑपरेट करेंगे तो फिर हमें राइट साइड को भी ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? अच्छा, आप जरा बेटा देखिएगा ये ए इनवर्स कहां से था, जी में से था। ये ए कहां से है, ये भी जी में से है। मतलब ये दोनों एलिमेंट्स ग्रुप में से हैं, जी में से। और ग्रुप की खासियत क्या होती है कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी, आपको याद हो? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि जी ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आप दूसरे दो को ऑपरेट करो या पहले दो को ऑपरेट करो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं दूसरे दो के बजाय मैं पहले दो को ऑपरेट करने लगा। ठीक हो गया? हम दूसरे दो को पहले ऑपरेट कर लें या फिर पहले दो को ऑपरेट कर लें, बात एक ही है। किसकी मदद से? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की मदद। अच्छा नेक्स्ट बेटा, जब भी हम किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करते हैं तो आंसर में क्या आता है? आइडेंटिटी। आपको इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन याद है ना? किसी भी एलिमेंट को जब हम उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करते थे तो आंसर में आइडेंटिटी मिलता था। तो यहां पर भी बेटा जब किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट करेंगे तो आंसर में आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसकी जगह पर क्या आ गया आंसर में? आइडेंटिटी। ठीक है, और रीजन हम क्या देंगे? इनवर्स एलिमेंट, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स थे। अच्छा नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या थी? आइडेंटिटी ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम किसी भी दूसरी वैल्यू के साथ ऑपरेट करें लेकिन कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। अगर मैं इसको x के साथ ऑपरेट भी करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आएगा? ये ऑपरेट होगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या बचेगा? x बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। और ये कौन सी यहां पर डेफिनेशन यूज हुई?
आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो बेटा ये इक्वेशन थी और इस इक्वेशन के लिए हमारे पास x की कंडीशन क्या बन गई है, वो ये बन गई है। तो ये बेटा जी हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, x की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब हमारे पास ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। अब सेम यही प्रोसीजर हमें करना है दूसरी वाली इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए 4x स्टार a इज इक्वल टू बी। अब इसके लिए करेंगे, इसका नाम हम इक्वेशन 2 रख देंगे, ठीक है। मैं यहीं पर इसकी चेंजिंग करता जाता हूं, मतलब इसके आगे जो फॉलो करना है आपको काम वो क्या होगा, मैं यहीं पर चेंजिंग कर देता हूं इसकी, ठीक है ना। ये हमारे पास है, आपके बार x पहले आ जाएगा स्टार और a बार रहेगा। अब ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 2 है हमारे पास। तो इसको कैसे लेके चलेंगे जी, सेम वही प्रोसीजर एज गिवन, G इज अ ग्रुप एंड A belongs to G, then A inverse also belongs to G, ठीक है ना। मतलब A अगर कोई G का एलिमेंट है तो बेटा उसका इनवर्स भी G का ही एलिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि बेटा G क्या है, ग्रुप है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड्स को ऑपरेट करेंगे हम इनवर्स एलिमेंट के साथ, ठीक हो गया। अगेन यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी कि हम पहले दो को ऑपरेट करें या दूसरे दो को ऑपरेट करें, बात एक ही होती है, एसोसिएटिव लॉ ये था, ठीक है। तो यहां पर भी हम यही कुछ करेंगे। तो सेम प्रोसीजर है बेटा बाकी का। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहां पर यूज कर दी। आप किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। और रीजन क्या आ जाएगा, हम इनवर्स एलिमेंट। फिर आइडेंटिटी को किसी भी वैल्यू से ऑपरेट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये एज इट इज रहेगा, इसको बोल दिया जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक हो गया। तो बेटा ये हमारे पास सॉल्यूशन निकल आया सेकंड इक्वेशन का भी हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा खत्म, बड़ा इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। होप सो भी आपको क्लियर हो गया। बाकी चला नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक।